हेलो एवरीवन, क्लास 8 बी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी लोग आज पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्याएं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को परिमेय संख्याओं के बारे में इससे पहले जानकारी देने से पहले हम आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताना चाहते हैं जो इस चैप्टर में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो आइए हम सभी लोग समझें। देखिए, संख्याओं से संबंधित जो सबसे पहली संख्याएं होती हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। आपको प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये मालूम होना चाहिए। तो देखिए, आप लोग प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो गिनती के लिए प्रयोग की जाती है उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो गिनती के लिए प्रयोग की जाती हों उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब आप पहले से ही जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं, वो हमेशा 1 से शुरू होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। तो गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको n से बताया जाता है। और ऐसी संख्याओं को हम इस तरह से लिखते हैं 1, 2, 3, 4। इसी तरह से बहुत सारी अनंत संख्याएं होती हैं जिसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ओके, तो आप सभी लोग को याद रखना होगा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। देखिए बच्चों, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 यानी 0 भी सम्मिलित किया जाए तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए यह बताया जाता है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में आप 0 को भी शामिल कर दें, 0 को भी सम्मिलित कर दें, तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। आपको पूर्ण संख्याओं को W से दर्शाया जाता है और इसके अंदर 0, 1, 2, 3 इस तरह की सारी संख्याएं आ जाएंगी। यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को अगर मिला दो तो वो बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। इसके बाद आती है पूर्णांक। ध्यान से देखिए बच्चों, पूर्णांक क्या होता है? अब आप लोग ध्यान से देखिए, पूर्णांक क्या होता है? सभी आप लोग इसको
इसको नोट कर लें, फिर देखें बेटा। देखिए स्टूडेंट, सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी जितनी भी आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी, शून्य है और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक कर दें, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं में माइनस लगा दें। ये सभी संख्याएं जब मिलाई जाती हैं तो इसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक को आई से दर्शाया जाता है, इंटीजर होता है आई माने। इसमें बेटा आपको ध्यान रखना है, जैसे -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह की सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं। इसमें देखिए प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, माइनस की प्राकृतिक संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, और इसमें देखिए जीरो भी सम्मिलित है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, यहाँ से सारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है, और इधर की सारी संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होती है। इसको आपको भी ध्यान रखना होगा। अब आप लोग देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती है। जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो आप लोग ध्यान से देखें परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए परिमेय संख्याओं की परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/5, 4/5, 3/8, 3/8। इसमें इस तरह की संख्याओं में अंश और हर दोनों होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होता है, और कभी भी हर वाली संख्या जीरो नहीं हो सकती। तो हम लोग परिमेय संख्याओं की परिभाषा ऐसे बताएंगे, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q यानी P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। इन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर जहाँ P/Q क्या होना चाहिए बेटा, P और Q पूर्णांक होंगे, और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q का मान 0 ना हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप इसका एक उदाहरण दे लें, जैसे 3/5, 4/9, 2/7 आदि। इस तरह की सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना होगा और इसको याद रखना होगा, और प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक भी याद रखना होगा। अब आप लोग देखते हैं कि प्राकृतिक परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म। देखिए अब हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। और परिमेय संख्याओं में सबसे पहले आप अगर योग की बात करते हैं तो योग माने होता है दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना। और परिमेय संख्याएं कैसे जोड़ी जाती हैं इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे इस तरह की अगर आपको संख्या जोड़नी हो तो आप इसका 3 और 5 का लासा लेकर आप इसको आगे जोड़ते हैं। तो इस तरह के जोड़ आपने क्लास 6 में, क्लास 7 में पहले ही पढ़ रखे हैं।
आज हम लोग जानने वाले हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, यानी परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो आप लोग ध्यान से देखें, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में सबसे पहले हम योग यानी जोड़ की प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो योग में कौन कौन सी गुणधर्म होते हैं ऐसे जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम सब लोग ध्यान से देखें। जैसे सबसे पहला गुणधर्म होता है कि परिमेय संख्याओं का जो जोड़ होता है यानी योग होता है, क्या वो समवृद्ध होता है। अब आप समवृद्ध से क्या मतलब है, यहाँ समवृद्ध का इंग्लिश में मतलब तो क्लोजर है, लेकिन समवृद्ध का मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपने एक परिमेय संख्या ली, दूसरी परिमेय संख्या ली और उन दोनों परिमेय संख्याओं का जोड़ किया, यानी दोनों परिमेय संख्याओं का योग कर दिया। तो जब आप उसका योग करते हैं तो आपको जो संख्या प्राप्त होती है वो भी परिमेय संख्याएं होनी चाहिए। अगर ऐसा संभव है योग में, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग क्लोजर होता है, यानी समवृद्ध होता है। यानी परिमेय संख्याओं का जोड़ करने पर परिमेय संख्या मिलेगी। प्राकृतिक संख्याओं, दो प्राकृतिक संख्याओं को अगर आप जोड़ते हो तो आपको मिलने वाली संख्या भी प्राकृतिक होती है। इस बात को कहते हैं समवृद्ध यानी क्लोजर। तो ध्यान से आप लोग देखिए, क्लोजर का मतलब है दो संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्या यहाँ पे आपको लेनी है, दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं और आप दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको आंसर भी परिमेय संख्या ही मिलनी चाहिए। जैसे या एक उदाहरण देखिए, जैसे 3/8 है और आप इसमें जोड़ते हैं माइनस का 5/7, या आप इसमें केवल जोड़ दीजिए 5/7। सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं 8 और 7 का एलसीएम यानी लासा होता है 56। अब आप 8 से इसको 56 में भाग करते हैं तो 7 आएगा और 7 का ऊपर गुणा 21 आ जाएगा। इसी तरह से 7 से 56 में जब आप भाग करेंगे तो आपको 8 मिलेगा और 8 का ऊपर गुणा करेंगे आपको 40 मिलेगा। और 40 और 21 को जब आप जोड़ देंगे तो 61/56 आ जाएगा। और ध्यान से देखिए 61/56 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। इससे हमें ये मालूम चलता है कि अगर हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो आंसर आता है वह भी एक परिमेय संख्या है। और यदि ऐसा है योग के लिए, यदि ऐसा संभव है तो इसका मतलब है योग क्लोजर होता है यानी समवृद्ध होता है। ठीक है, तो आपको समवृद्ध के लिए इतना ध्यान रखना होगा कि परिमेय संख्याओं का जो योग है वो समवृद्ध है या नहीं है। इसका मतलब है दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने से आने वाली संख्या परिमेय होती है। तो आप देख सकते हैं ऐसा है, यानी योग क्या है, समवृद्ध है। अब हम लोग देखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अतः परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्याओं का योग क्या है, समवृद्ध है। समवृद्ध है। आपको बेटा ध्यान रखना होगा, परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, समवृद्ध होता है। अगला नियम आता है, गुणधर्म है क्रम विनिमयता। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब योग के लिए हमें समझना है अगला गुणधर्म क्रम विनिमयता।
तो आपसे सवाल में ये पूछा जा सकता है कि क्या परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमयता नियम फॉलो करता है, या ये कहा जा सकता है कि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय होता है या नहीं होता। तो क्रम विनिमय का क्या मतलब होता है? देखिए, क्रम विनिमय का मतलब होता है अगर आप दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं और बाद में उन दोनों परिमेय संख्याओं का क्रम बदल कर जोड़ते हैं तो पहले वाला आंसर और बाद वाला आंसर एक जैसा आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे, 4 और 7 को आप जोड़ते हैं तो आपको आंसर 11 मिलेगा, और 7 और 4 को आप जोड़ेंगे यानी इनको बदल देंगे, क्रम बदल देंगे, तब भी आपको 11 मिलता है। दोनों आंसर 11 है। इसका मतलब हुआ 4 और 7 जोड़ देंगे या 4 और 7 जोड़ देंगे, क्रम को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा 11। तो इसको कहते हैं क्रम विनिमयता। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर क्या ये परिमेय संख्या, ये तो मैंने आपको ऐसे बताया एक उदाहरण, क्या ये परिमेय संख्याओं के लिए नियम लागू होता है? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप एक उदाहरण देखिए, 2/3 + 5/7, एक उदाहरण है। अब आप इसको जोड़ेंगे, सबसे पहले आप 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 21 आ जाएगा। 3 से 21 में जब आप भाग करते हैं तो 7 आता है और ऊपर गुणा करेंगे तो 7 × -14। इसी तरह से अब देखिए यहाँ प्लस है, 21 में आप 7 से भाग कर दीजिए, 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो आपको 15 मिल जाएगा। अब जब आप इसको हल करते हैं तो यहाँ से देखिए प्लस और माइनस माइनस होता है, चाहे आप इसको प्लस वाला कर लीजिए 2/3। अब जब आप इसको हल करते हैं तो ये 19/21 आ जाएगा। और इसी तरह से आप इसको दोबारा जोड़कर देखिए, क्रम बदल कर 5/7 + 2/3 अब आप इसका एलसीएम करेंगे तो 21 आएगा। 7 से 21 में भाग कर दीजिए, 3 आएगा, और 3 से 5 में गुणा कर दीजिए, 5 पे 15। 3 से 7 से 21 में भाग करेंगे तो 7 आएगा, और 7 का 2 में गुणा कर देंगे तो 7 × 14। अब आप देखिए इसको भी आप 19/21 लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, तो बेटा ध्यान से देखिए, ये दोनों का योगफल बराबर है। इसका मतलब है चाहे हम 2/3 + 5/7 लिखें या 5/7 + 2/3 लिखें, इससे हमारा जो आंसर आता है वो एक जैसा आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय है। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय होता है। परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे आखिरी प्रॉपर्टी क्या है, सहचारिता या सहचर्यता। सहचारिता, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी देखिए, इसके अनुसार क्या होता है, 3 परिमेय संख्याएं ले लीजिए,
3 परिमेय संख्याओं के समूह को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 3 परिमेय संख्याओं के समूह को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। जैसे आप इसका उदाहरण देखिए, 2/3 प्लस 5/2 प्लस 1/4। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं हैं और हम इनको जोड़ना चाहते हैं, तो हम इनको एक ग्रुप बना लेते हैं। सबसे पहला समूह ये है कि 5/2 और 1/4 को अलग कर लेते हैं, 2/3 को अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2/3 को ऐसे रहने देंगे और 5/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4। 2 से 4 भाग होगा, ऊपर आ जाएगा 10 प्लस 1, यानी 2/3 प्लस 11/4। अब आप इसको और अलग करेंगे, 12 एलसीएम होगा। जब आप इसको और जोड़ेंगे तो आप देखते हैं कि इससे इस भाग होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुना 8 और यहाँ से 3 3 11 33, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आंसर आएगा 41/12। और अब आप इसको अगर ऐसे जोड़ना चाहते हैं, यानी 2/3 प्लस 5/2 ये एक समूह बना लीजिए और 1/4 को अलग समूह बना लीजिए। तो आप इसको बेटा जब हल करेंगे, इसको आप सही से हल करेंगे, तब भी आपके पास क्या आएगा 41/12 आंसर आएगा। इससे मालूम चलता है कि अगर 3 परिमेय संख्याओं को आपको समूह में जोड़ना है तो हम उसको किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्याओं का योग सहचर्यता नियम को फॉलो करता है। तो ये यहाँ पर कुछ गुणधर्म है बच्चों, आपको इसको समझना है, कॉपी में होमवर्क करना है, सभी बच्चों को यहाँ से होमवर्क भेजना होगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।